नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको काजल की दर्द भरी कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। और ये बच्चा उसका ही है, अब बताओ कि मैं क्या करूं। वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस उस लड़के से कहो कि वो जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर कुछ महीने बीत गए तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वाले को भेजने को कहा है। आज मैं घर पे बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। खबरदार, जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो माँ बोली कि बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब मैं क्या करती। अगले दिन मैंने मनोज को बताया तो वो सोचते हुए बोला कि अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम पेट से ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालात में कोर्ट मैरिज ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। तुम ऐसा करो कि आज रात अपनी जरूरी की सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती, मजबूर वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पे मनोज बाइक लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल आई। दूर बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक दी और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने पूछा कि ये किसका घर है, तो वो बोला कि ये उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थी और मर्द भी मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद वो मुझे एक ड्राइंग रूम में जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्रदराज औरत चरपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आई लड़की मनोज, वो औरत मनोज से बोली कि देख लो। मनोज ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला कि अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर जो खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी मनोज को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई कि मनोज, ये सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो। मनोज ने पैसे लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वो औरत उठी और बोली कि वो तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो वो औरत बोली कि तुम्हारा सौदा करके गया है और अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका किया हो। मैं चिल्लाने लगी कि नहीं, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। मनोज ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियाँ इसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठे की जिंदगी मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज़ लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी चीखी और पुकार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार के मैं शांत हो गई थी। उस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम अमन था, मेरे लिए रोज खाना पानी दे के जाता और समझाता कि जिद मत कर, बात मान ले लताबाई की। वो कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वो मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा कि मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है।
जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही मैं करूँगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। लता मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम मंजू था। उससे कहा कि काजल का हुलिया दुरुस्त कर, इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखा कर, ये पेट से है। मंजू बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया था। उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वो इस कोठे पे मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वो मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन अमन के होते हुए ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई थी और अमन का सारा ध्यान उसी पर था। मंजू ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और अमन के कमरे में जाकर उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। मंजू बोली कि देख काजल, आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं घबरा कर बोली। मंजू बोली कि दुनिया बहुत बड़ी है काजल, बस हिम्मत करनी होगी। मंजू बोली कि सहारा मिल ही जाता है, तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वो इस जगह से तो बेहतर ही होगा। काजल, मैंने सिर हिला के उसकी बात को मान लिया। ये वो जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह सभी लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए मंजू ने मुझे सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे होते थे, मैं अपना सामान उठाया और दबे पाँव मंजू के साथ मैं गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए मंजू ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने मंजू से बोला कि मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। मंजू ने फिर से ताला लगा दिया। मंजू ने ये कहते हुए मुझे कुछ पैसे भी दिए कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शा में बैठकर उसे पता बताकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवा खाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। तो मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली कि ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी और मुझे अपने घर लेकर आई। वो बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई शिवम से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी। और कहा कि शिवम को अपने अतीत के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताना, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने शिवम को कुछ नहीं बताया, ये तक भी नहीं कि ये बच्चा उसका नहीं है। अपने उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। उस दिन मैंने सोचा कि उस साधु बाबा को शिवम के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वो अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिसपे वही घुंघरुओं की पट्टी बंधी थी जो अमन के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, ये जानकर कि एक कमीना कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में अमन है। शिवम ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला कि मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। वो मेरे बारे में शिवम को बताने वाला था कि शिवम ने पूछा कि कैसी मदद, और इधर मैं अपने माथे पर आते हुए पसीनों को पोंछते जा रही थी। वो बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पे रख लो। शिवम ने कुछ पैसे देकर चलता बना किया कि एक कहकर कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन शिवम के काम पर जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा कि क्या चाहते हो। उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन हर बार वो पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। पैसे बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो शिवम को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उसे कैसे छुटकारा पाऊँ। मेरे मन में उसे मार डालने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगी, ये सोच लिया। और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए तो धमकियाँ देता रहा।
लेकिन अब मैं ये सोचकर उसके डर से बाहर निकल आई थी कि आखिर कब तक उसके डर से जीती रहूंगी। अगले दिन वो फिर आ गया, मुझे बताया कि शिवम को वह बता चुका है कि तुम क्या हो। ये सुनकर मैं कांप उठी और मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी, यह कहकर वह हंसने लगा कि उसी वक्त शिवम पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस अमन को गिरफ्तार करके चले गए। शिवम मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले कि काजल, मैं ये सब पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया तो वो बोले कि हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी और तुम बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी रीढ़ी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरी किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर शिवम की तरफ देखा और बोला कि दुनिया में आज भी ऐसे और अच्छे महान लोग मौजूद हैं, जैसे कि ये भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जमाने की ठोकरें खाने से बच गई। लेकिन मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करे जो आपके माता पिता का सिर शर्म से झुका दे और आपकी सारी जिंदगी बदनाम होकर रह जाए। उस दिन के बाद से मैं अपने पति शिवम से कुछ भी नहीं छुपाती थी, क्योंकि शिवम बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे पति भी थे। मुझे अपने अतीत को लेकर जो चिंता सता रही थी, वह चिंता अब खत्म हो गई है, क्योंकि मेरे पति शिवम उस चिंता को मेरे लिए जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है और मैं अपने पति, अपने बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। दोस्तों, काजल के साथ जो भी हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, और सिर्फ काजल के साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है और हो भी रहा है। मैं आपसे विनती करूंगी कि जो काजल के साथ हुआ वह आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आपको किसी भी तरीके से किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, और किसी के प्यार भरी बातों में या किसी के जाल में आपको नहीं फंसना है। तभी आप इस कठिनाइयों से दूर रह सकते हैं। नहीं तो लड़की की चरित्र पर एक बार अगर दाग लग जाए तो वह दाग जल्दी मिटती नहीं है। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, कि आप इस तरीके की गलती कभी नहीं कीजिएगा, जिससे आपके माता पिता को या आपको अपना सिर झुकाकर और सिर को छुपाकर रहना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।